हेलो एंड गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल ज्योग्राफी। लेकिन सबसे पहले हमको यह समझना पड़ेगा कि फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना होता है। अगर आप देखें तो फिजिकल ज्योग्राफी आप कोई भी एग्ज़ाम उठा ले जहाँ पर ज्योग्राफी आ रही है, ना केवल यूपीएससी या कोई आपका स्टेट सिविल सर्विस, जितने भी एग्ज़ाम जहाँ ज्योग्राफी आती है वहाँ फिजिकल ज्योग्राफी का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इंडियन ज्योग्राफी या दूसरी ज्योग्राफी भी पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले अगर फिजिकल ज्योग्राफी आपका बेस बढ़िया है तो बाकी सब कुछ चीज़ें आपकी अच्छी चलती जाएगी। तो फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर हमें पढ़ना क्या है, अगर आप मैं मोटे तौर पर बात करूं तो जितनी भी चीज़ें जो कि एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है वो फिजिकल ज्योग्राफी में आ रही। आप सोच रहे होंगे ऐसा तो कैसे है। देखिए, एग्रीकल्चर के लिए क्या क्या ज़रूरी है। सबसे पहले जो दो चीज़ें ज़रूरी है एग्रीकल्चर के लिए वो है, एक है सोइल और दूसरा है क्लाइमेट। अब इस सोइल के अंदर देखिए कि सोइल बनती कैसे। सोइल बनती है रॉक से। अगर सोइल रॉक से बनती है तो रॉक कहाँ से आता है? रॉक आता है लावा से। लावा कहाँ से आता है? लावा आता है अर्थ के इंटीरियर से। तो उसके लिए हमको अर्थ के इंटीरियर को भी समझना पड़ेगा। हमको ये भी समझना पड़ेगा कि लावा क्या है। हमको ये भी समझना पड़ेगा कि रॉक्स कौन कौन सी होती है, क्या क्या प्रकार की होती है। वैसे दूसरी ज़रूरी चीज़ वो है क्लाइमेट। तो हमको ये देखना होगा कि क्लाइमेट के अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती है, क्लाइमेट क्या होता है, किस प्रकार के होते हैं। जितनी भी चीज़ें जो क्लाइमेट से जुड़ी हुई है वो हम वहाँ पढ़ेंगे, राइट। तो इसी प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि एग्रीकल्चर के आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं वो हम फिजिकल, राइट। तो यही है प्रैक्टिकलिटी कि किस जगह हमें फिजिकल ज्योग्राफी काम में आएगी। तो चलिए हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। अगर आप 0 लेवल से भी तैयारी कर रहे हैं तो मैं यहाँ से चालू करूँगा। अगर ये 0 लेवल है तो यहाँ से हम चालू करेंगे। तो बिल्कुल बेसिक से बात करते हैं। आपने ये अर्थ गोल, आपने ग्लोब देखा होगा, जो एक गोल ग्लोब होता है। अब उस ग्लोब के अंदर आपने देखे होंगे कि उसके अंदर कहीं कहीं तो आपने पानी भरा हुआ देखा होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, ओशंस होते हैं अलग अलग। और दूसरा जो अपना जो लैंड वाला इलाका देखा होगा, राइट, जिसे हम कहते हैं कॉन्टिनेंट्स, राइट। तो अगर आप टोटल देखेंगे तो इस पूरी दुनिया के अंदर कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? दे आर टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स। यहाँ कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किस किस की लोकेशन कहाँ है। तो ये जो आपको दिख रहा है ये येलो कलर के अंदर, ये पूरा का पूरा है एशिया कॉन्टिनेंट या एशिया महाद्वीप। अगर आप देखेंगे यहाँ मिडल ईस्ट करके भी है, ये भी एशिया का ही एक पार्ट है। वहीं अगर इसके नीचे की ओर देखेंगे तो आपको एक पिंक कलर के अंदर जो दिखेगा वो है ऑस्ट्रेलिया। सबसे ऊपर हमने पढ़ा एशिया, जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, इंडिया, और उसी के नीचे जो है वो है ऑस्ट्रेलिया। अब बचते हैं, आप देखते हैं कि ग्रीन कलर के अंदर आपको एक दिख रहा होगा जिसका नाम है यूरोप। वहीं दूसरी ओर अगर हम देखेंगे मिडल ईस्ट के नीचे जो है ब्लू कलर का, उसका नाम है अफ्रीका। तो यूरोप और उसके नीचे है अफ्रीका। अगर अफ्रीका के वैसे ही नीचे की तरफ देखेंगे तो हमें दिखेगा अंटार्कटिका। तो अब तक हमने 5 देख लिए, वो है एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका एंड अंटार्कटिका। अब 2 जो और बचते हैं वो जो कि वेस्ट की साइड में है। अगर आप देखेंगे सबसे ऊपर है नॉर्थ अमेरिका और नीचे की ओर है साउथ अमेरिका। तो एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि ये है एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका, अंटार्कटिका, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। तो चलिए अब हमने कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ा। तो एक बार एक सवाल क्यों ना इन कॉन्टिनेंट्स से हो जाए ताकि हम इस चीज़ को पूरा रिवाइज कर पाए। तो निम्न में से कौन सी लोकेशन पर जो है वो अफ्रीका महाद्वीप है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स इज एग्जिस्टिंग। तो आपके सामने ऑप्शन है ये सारे, और आपको कमेंट में बताना है कि इनमें से कौन सा सही आंसर है। चलिए अब इसके साथ साथ और ओशंस भी होते हैं अर्थ के अंदर। तो हम अब ओशंस को पढ़ते हैं कि कौन कौन से ओशंस होते हैं और किस जगह पे लोकेशन होती है। तो अगर आप सबसे पहले अगर देखेंगे तो आपको में दिखेगा इंडिया, जो अपनी कंट्री है उसके नीचे इंडियन ओशन। तो सबसे पहला जो नाम जो आपके दिमाग में बिल्कुल हो जाना चाहिए वो ये है इंडियन ओशन कहाँ है। उसके अलावा सबसे नॉर्थ में जाएंगे तो वहाँ आपको देखने को मिलेगा आर्कटिक ओशन। वहीं अगर हम सबसे साउथ की ओर जाएंगे तो वहाँ आपको देखने को मिलेगा साउदर्न ओशन। तो दिमाग में बैठे हमें इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन
और साउदर्न ओशन। अब जो 2 ओशन बचते हैं वो है, पहला है अटलांटिक ओशन। तो हमें यह भी ध्यान रखना है कि अटलांटिक ओशन की लोकेशन किस जगह पर है। वहीं जो लास्ट जो ओशन बचता है वो आप देखेंगे कि 2 साइड की ओर है, वो है पैसिफिक ओशन। तो आखिर ये 2 साइड की ओर कैसे है? एक्चुअली क्योंकि ये जो वर्ल्ड है वो गोल है, दुनिया, लेकिन हमने एक पेपर पे देख रहे हैं इसीलिए हमें 2 अलग अलग साइड पे दिख रहा है, पर असल में ये जुड़ा हुआ है। तो हमने देखा, हमने 5 ओशन देखे, वो इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन, साउदर्न ओशन, अटलांटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन। चलिए अब हम ये समझते हैं कि एक तो हमने सुना है ओशन और एक हम कभी कभी सुनते हैं सी। तो इस ओशन के अंदर और सी के अंदर क्या फ़र्क होता है? अगर आप देखेंगे कि ओशन जब भी आपने सुना होगा, समुद्र, तो मैंने जैसे कि अभी बताया कि कौन कौन से ओशंस होते हैं, ये सारे क्या है, बड़े लेवल पे बहुत सारी कंट्रीज़ को एक साथ लिंक कर रहे हैं, राइट। बहुत सारी कंट्रीज़ के बॉर्डर्स पे टच हो रहे हैं। लेकिन अगर आप सी देखेंगे तो एक छोटा सा, इसका ही एक छोटा रूप जो किसी एक रीजनल बॉर्डर पे बना हुआ है, उसे हम कहेंगे सी, राइट। उसके अलावा अगर आपने सुना हो कि एक चीज़ आपने सुनी होगी, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, एक होती है बे और दूसरा होता है गल्फ। तो इस बे और गल्फ के अंदर क्या डिफरेंस होता है? आपने कई बार देखा होगा कि जो कंट्रीज होती है वहाँ पर उनकी बॉर्डर्स के आसपास देखेंगे आप यू शेप बन रही होगी। उस कंट्रीज के अंदर जो ओशन है, उस ओशन का पानी यू शेप के अंदर ऐसे जा रहा होगा, लेकिन कभी वो यू शेप जो है वो कभी नैरो होगी और कहीं पर वो यू शेप क्या है, काफ़ी ज़्यादा चौड़ी होगी। तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि एक जगह वो थोड़ी सी पतली है, एक जगह थोड़ी सी ज़्यादा है। अगर वो नैरो है तो उसे हम कहेंगे गल्फ, और दूसरी ओर अगर वहीं थोड़ी सी चौड़ी है तो उसे हम क्या कहेंगे, बे। तो अगर आप बे ऑफ बंगाल देखेंगे तो वो काफ़ी चौड़ी यू से शेप बना रहा है, तो इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं, बे ऑफ बंगाल। लेकिन वहीं आप कच्छ के यहाँ देखेंगे जिसे हम कहते हैं गल्फ ऑफ कच्छ, तो वहाँ जो है ये थोड़ा सा नैरो यू है, इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं, गल्फ। स्ट्रेट एंड इस्थमस, अगर आप देखेंगे कि स्ट्रेट और इस्थमस, अगर स्ट्रेट को हिंदी में हम कहते हैं जल संधि और इस्थमस को कहते हैं हम जल डमरू। तो इन दोनों के अंदर क्या फ़र्क होता है? जब भी हम बात करते हैं कि 2 लैंड मास हैं, एक लैंड मास ये है और एक लैंड मास ये है, और इसके बीच में से वाटर जा रहा है, यानी कि 2 लैंड मास को ये वाटर डिवाइड कर रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे स्ट्रेट्स। वहीं दूसरी ओर हम देखेंगे कि कई बार क्या होता है कि बीच में से ऐसे लैंड जा रही है और दोनों साइड पानी भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे इस्थमस या जल डमरू। तो ये थी आज की क्लास। अगली क्लास में हम समझेंगे कि लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से किस किस तरह के सवाल आ सकते हैं। हम उन सारे सवालों को समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।